हाँ, तो कल हम लोग पढ़े थे होस्टिंग एंड डोमेन तक, ठीक है। अब हम लोग आज बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में इंटरनेट की क्या आवश्यकता है और इंटरनेट बायोटेक्नोलॉजी को कैसे फायदा पहुंचाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कल कहा था कि बायोटेक्नोलॉजी जो है और इंटरनेट इंटरनेट जो है वो पूरा जानकारी और इंफॉर्मेशन का एक सोर्स है, ठीक है। वो उसका बेसिस ही इंफॉर्मेशन है। इंटरनेट का बेसिस क्या है? इंफॉर्मेशन है कि उसमें जानकारी लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं, इकट्ठा करते हैं और जमा करते हैं, ठीक है। तो अब बायोटेक्नोलॉजी में इंटरनेट किस तरह से यूज होता है? तो बायोटेक्नोलॉजी की भी जितनी भी जानकारियां हैं लोग एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, यही इसका भी बेस है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, टू इनकरेज इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ आइडिया रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी एजुकेशन। तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बायोटेक्नोलॉजी के आइडियाज को बांटने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। कि अगर कहीं यूएस में रिसर्च हो रहा हो और इंडिया भी उस पर रिसर्च करना चाहता हो कहीं पर कुछ, तो आपको शुरू से ही स्टार्ट ना करना पड़े। अब वहां से जितनी जानकारी उन्होंने जितना रिसर्च किया है वो आप लें और उसके आगे से आप रिसर्च करना स्टार्ट करें। तो ऐसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डाटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो जाता है। और एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में भी, अगर एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में कैसे यूज होता है, तो सपोज किसी ने नया जीन बनाया है, नया जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू नया जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाया, जैसे कि बीटी ब्रिंजल हो गया उसका और बीटी कॉटन हो गया। तो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड इसमें बनाया है ना प्लांट। आप लोग सुने हैं बीटी ब्रिंजल के बारे में? बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल, बैसिलस thuringiensis, कोई सुना हो तो बताए बैसिलस thuringiensis के बारे में। बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन तो बहुत कॉमन है, कोई सुना होगा। नहीं सुने हैं क्या? नहीं सुने हैं तो नहीं सुने हैं बोलिए, और सुने सुने होंगे हैं तो सर। बताइए कि सुने हैं ऐसे करके। सुने हैं ना? तो ये बीटी ब्रिंजल और बीटी कॉटन क्या होता है? तो ये पेस्ट इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाया। साइंटिस्ट ने जब देखा कि इंसेक्ट बहुत ज्यादा डैमेज करता है और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, बैसिलस thuringiensis, ऐसा बैक्टीरिया है जिसका जीन को अगर हम लोग इसमें इंसर्ट कर दें तो साथ में एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट उगेगा जो वो पर्टिकुलर इंसेक्ट से रेजिस्टेंस रहेगा। मतलब इंसेक्ट अगर उसको खाएगा तो वो मर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ज्यादा डैमेज नहीं हो पाएगा। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाए उन्होंने। दो ही वैरायटी बनाए इसके, ब्रिंजल, बैगन और आपका कॉटन। तो दोनों में यूटिलाइज किया, लेकिन उसके भी ड्रॉबैक्स रहे। तो ज्यादातर लोग नहीं खाते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि एक क्योंकि इसका जीन जो लिया गया है वो एक बैक्टीरिया से लिया गया है, तो ये समथिंग टाइप नॉनवेज के जैसा हो जाता है करके। तो लोगों का अलग अलग मानना है। तो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में इंटरनेट का यूज कैसे होता है? यही, आपके पास पूरा डाटा रहेगा, आपने जीनोम सीक्वेंस करके रखा है, तो आप उसको मॉडिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज होगा, ठीक है। उसका बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये पूरा इंटरनेट पे बेसिस ही है। आपको जीन का सीक्वेंस यहीं से मिलेगा, जितने भी जीन के सीक्वेंस है, प्रोटीन्स के सीक्वेंस उसको रिट्राइव करते हैं। आपको आरएनए के अगर प्राइमर्स बनाने हैं, डीएनए के प्राइमर्स बनाने हैं, तो उसके लिए अलग अलग वेबसाइट्स हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको आपको यूज करना है। वो आपको वहाँ ऑनलाइन मिल जाएंगे, एनसीबीआई, जीन बैंक और डीएनए डाटा बैंक ऑफ जापान, इन सब में, ठीक है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स यदि बेस्ड है इंटरनेट, बायोइन्फॉर्मेटिक्स पूरा इंटरनेट पे बेस्ड है, ठीक है। एप्लीकेशंस अलग अलग होते हैं, वो बहुत ही कम है, लेकिन पूरा ऑनलाइन ही चलता है ये। फिर आपको आपकी रिसर्च के लिए और स्टडीज के लिए बायोटेक्नोलॉजी के बुक्स चाहिए, जर्नल्स चाहिए और पीरियोडिकल्स जो चाहिए होते हैं, वो सब भी आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगे, ठीक है।
और अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो बायो एथिक्स का को आपको मेंटेन करना होता है। बायो एथिक्स क्या होता है, कोई बताएगा? किसी ने सुना है बायो एथिक्स क्या होता है? बच्चा लोग, बायो एथिक्स क्या होता है भाई? किसी को कोई आइडिया? नहीं सुने हैं? इथिक्स क्या होता है? इथिक्स क्या होता है बताइए, इथिक्स। मोरल वैल्यू सर। हाँ, तो जैसे लोगों के इथिक्स होते हैं, मोरल वैल्यूज होते हैं, वैसे ही बायोलॉजी में भी इथिक्स होते हैं, उसको बोलते हैं बायो इथिक्स। जैसे कि आप किसी भी एनिमल को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं। अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उसके लिए कमेटी बैठेगी, और इसके बाद आपको उसको जवाब देना होगा कि आपने कितने एनिमल सेक्रीफाइस किए और क्या वो सेक्रीफाइस करना जरूरी था। और इसमें भी ऐसा है कि आपको इस तरह से सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अगर आप माउस पे रिसर्च कर रहे हैं तो अगर आपको माउस को सेक्रीफाइस करना ही है, ठीक है, जैसे किल करना नहीं बोलते हैं इसमें, ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्रीफाइस करना। तो अगर आपको माउस को किसी को सेक्रीफाइस करना है तो आपको ऐसा टेक्निक यूज करना है कि आप उसको इस तरह से सेक्रीफाइस कीजिए कि उसको ज्यादा पेन ना हो, ठीक है, तो ऐसे तड़पा तड़पा के नहीं मारना है, ठीक है। और इसके बाद और भी होते हैं कि आप क्लोन्स नहीं बना सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन क्लोन बैन है, ठीक है, लोग बनाए थे एक टाइम पे, है ना, अभी इसको नहीं बना सकते आप। और कुछ कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इथिक्स में आते हैं। और ह्यूमंस, आप नया वायरस नहीं बना सकते हैं, ठीक है, जो बायो वेपन्स भी नहीं बना सकते हैं आप लोग, अगर बायो वेपन्स की बात करें तो बायो वेपन्स बैन है। तो इन सब का एथिक्स के बारे में अगर आप चर्चा करें तो आपको ना पता हो तो आप इंटरनेट से खोज सकते हैं, वो उसके लिए भी वेबसाइट्स है जो रजिस्टर्ड है कि ये एथिक्स आपको फॉलो करना है रिसर्च में भी। और इंटरनेशनल बायोटेक्नोलॉजी, वो जो फर्स्ट में बताया कि आप एक दूसरे से कोलैबोरेशन में सब काम कर सकते हैं। और पेटेंट्स आप अगर आप करना चाहते हैं, आप कोई अगर आप कोई अच्छा बैक्टीरिया बनाया, तो आप उसको पेटेंट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पेटेंट भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और आप उसके बारे में पूरा जानकारी ले सकते हैं कि पेटेंट कैसे करना है, ठीक है। आईपीआर आपके ही सिलेबस में है ना, फोर्थ चैप्टर, इंडियन पेटेंट रूल, है ना, आईपीआर, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए कितना चैप्टर हो गया आप लोगों का? एक ही चैप्टर हुआ है या फिर दो चैप्टर हो गए हैं कंप्लीट? हेलो, कोई सर सुन एक ही सकता है ऑनर्स का क्या? एक ही हुआ है, एक भी कंप्लीट नहीं हुआ है शायद। हाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, एमएस फर्स्ट ऑफिस यूनिट से भी बचे कंप्लीट हैं नहीं सर। हुआ? यस सर। अच्छा, एमएस ऑफिस बचा है, तो ये चैप्टर आप लोग का आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। हेलो, हाँ, तो बस ये हो गया, और ये हो गया। और दो कुछ कुछ अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स के बारे में, ठीक है। ये यहाँ पर आपको रिसर्च के बारे में बताना था कि रिसर्च आप जब करते हैं, जैसे कि आपको पीएचडी करना हुआ या फिर एमएससी के लिए आपको प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आपको रिसर्च करना है। जैसे कि मेरा था, जैसे मैंने एमएससी पे मेरा वर्क था, मैंने किया था नैनो पार्टिकल पे, ठीक है। तो सिल्वर नैनो पार्टिकल बनाना था हमको किसी एक प्लांट को लेकर के, ठीक है। तो रिसर्च तभी रिसर्च माना जाता है जब आपका रिसर्च नया हो, ठीक है। तो नए नया रिसर्च को ही वैल्यू दिया जाता है, पुराना रिसर्च तो चोरी हो जाता है, ठीक है। तो आपको नया करना है, तो कैसे पता चलेगा? सपोज आपको कोई काम करना है, अगर मुझे नैनो पार्टिकल का काम करना था तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कि जो प्लान मैं ले रहा हूँ क्या उस पे पहले काम हो चुका है। अगर हो चुका है तो नहीं, मुझे उस पे काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है, क्योंकि वो तो हो चुका है। तो मुझे अब उस पे नया कुछ करना होगा। तो और उसके लिए डाटा मुझे कहाँ से मिलेगा, क्या क्या उसके वैल्यूज है, तो वो सब भी रिसर्च के लिए हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। और रिसर्च में तो सारे लोग, सबके लिए जरूरी होता है, सारे फील्ड्स के लिए जरूरी होता है इंटरनेट। आपका बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बॉटनी ही क्यों ना हो, जूलॉजी ही क्यों ना हो, सबके लिए इंटरनेट जरूरी होता है। और फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इन सब में इंटरनेट
जरूरी होता है। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। हेलो, हेलो। यस सर। आप लोग मुझे मतलब बता दिया कीजिए, है ना, मैं पूछता हूँ तो फिर ऐसे खामोश रह जाते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि कट गया क्या, ऐसा करके। ठीक है। यस सर। ओके सर। हाँ, गुड। ठीक है, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। इतना में कोई डाउट है, इतने में आप लोगों को? सर यहाँ एक पॉइंट है, पीरियोडिकल्स, वो क्या होता है सर? हाँ, पीरियोडिकल्स वो तो मुझे नहीं पता, मैं सर्च करके बताऊंगा, आपको चलेगा? ओके सर। ठीक है, मैं उसको खोजना भूल गया। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स कौन कौन से होते हैं जो हम लोग को बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सिलेबस में दो वेबसाइट हैं, लेकिन और भी वेबसाइट हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं आपको वेबसाइट दिखा ही दूंगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वेबसाइट है आपका pdfdrive.net। ठीक है, और दूसरा है एनडीएल। तो एनडीएल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, और पहला है पीडीएफ ड्राइव। तो वहां पे आपको बहुत सारे पीडीएफ और बुक्स मिलते हैं। और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ये आईआईटी खड़गपुर की ने इसको बनाया है एनआईसी के साथ मिल करके, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बुक्स, इंडियन गवर्नमेंट का ये आइडिया था और ये विजन था कि लोगों को ऑनलाइन बुक अवेलेबल करा करके। तो मैं इस वेबसाइट में आप लोगों को ले जाऊं या फिर आगे बढ़े? कौन सा? कौन सा ट्राई किए हैं आप? पीडीएफ ड्राइव ट्राई किए हैं, और बाकी लोग? किए हैं नहीं सर। किया है सर। कि मैं आपको थोड़ा सा उसका है सर। नहीं किए हैं ना, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो तो ये हमारी वेबसाइट है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में, है ना। इसमें आप लोग, मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी इसमें खुद को रजिस्टर कर लीजिए। आपको एक यूनिक आईडी और वो पासवर्ड मिलेगा, और यहाँ से आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। अब हाँ, तो चलिए इस पे चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वन लाइब्रेरी फॉर ऑल ऑफ इंडिया है इसका, ये इसका मोटो है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट की है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। और इसको डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ने। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर ने इसको डेवलप किया है। और इसमें आपको लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज ही मिल जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, और ये जितने लैंग्वेज में एक्सेसिबल है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्कूल लेवल से लेकर के कॉलेज लेवल तक की और रिसर्च लेवल तक की भी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें साइंस, ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग और लिटरेचर और लॉ और बाकी सारे चीजों के बारे में आपको उपलब्ध कराया गया है, पीडीएफ और बुक्स। और ये समय समय पे अपडेट होते रहता है। ठीक है, इसमें नया नया जुड़ते जाता है। ठीक, और बर्थ यूनिवर्सिटी भी इसमें बताया जाता है, अंग्रेज डे क्या है आपका, ये सब। तो यहाँ पर अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी पे जाना है, तो या फिर डायरेक्ट यहाँ पर सर्च कर सकते हैं आप, या फिर यहाँ पे जाके आप कोई भी अपना जो एरिया है वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, ये हमारे काम का है। ठीक है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको थोड़ा बहुत बताया जाएगा। और नैनो टेक्नोलॉजी भी इसका ही एक पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पर से आप जो भी आपकी जरूरत का है वो सर्च कर सकते हैं, इसमें वीडियो लेक्चर्स भी मिलता है। इतना समझ आया? यस सर। यस सर। और दूसरा है आपका पीडीएफ ड्राइव.net।
ये देखिए ये वाला वेबसाइट आपका खुल गया। तो यहाँ पर भी आप ये बोल रहा है इतना सारा फाइल जो है ये कंटेन किया हुआ है। आप जब भी रिसर्च करेंगे या फिर आप लोग एक हैबिट बना लीजिए, आप एक कोई भी नीच नीच जो होता है मतलब एक स्पेसिफिक एरिया चूज कर लीजिए जो आपके इंटरेस्ट का हो, तो उसके रिसर्च पेपर आप पढ़ा कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आपको अगर एनिमल सेल कल्चर अच्छा लगता है या फिर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी अच्छा लगता है या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स अच्छा लगता है, तो उसके रिसर्च पेपर होते हैं, उसको खोज खोज के आप लोग पढ़ा कीजिएगा। और इस वेबसाइट में आप लोग को बुक भी मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए फ्री गिव अवे चल रहा है बुक्स का। पीडीएफ बुक्स आप लोग यहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए कि मलाला की स्टोरी जो है वो वाला बुक है और बहुत सारा है। तो हमको हमारे लिए इसमें यूजफुल है इन्वायरमेंट और साइंस। ठीक है, और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड रिसर्च। तो ऐड का ही तो पैसा है। हाँ, ये देखिए ये सारे बुक्स है। ये देखिए ये जो बुक है द इमोर्टल लाइफ ऑफ हेनरिटा लैक्स। हेनरिटा लैक पता है आपको कौन थी? कोई भी बताइए हेनरिटा लैक कौन थी? बता पाएंगे या फिर नहीं बता पाएंगे? नहीं पता सर। जो, हाँ तो मैं बताता हूँ कि एनिमल सेल कल्चर जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें सेल लाइंस होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन सेल लाइंस एक सेल लाइंस होते हैं जो इमॉर्टल होते हैं। उनको कई सालों से रखा जाता है। ठीक है, कंटिन्यू वो रखा जाता है, वो ग्रोथ करते रहते हैं, वो इमॉर्टल होते हैं क्योंकि वो सेल्स, क्योंकि उसमें म्यूटेशन हो जाता है। तो कैंसर, एक महिला थी हेनरिटा लैक करके, तो उनको कैंसर था। ठीक है, तो उनके जहाँ पे कैंसर था, सर्विकल कैंसर था उनको, तो वहां का सेल उनको निकाले थे ये लोग। और वो सेल, वो मूवमेंट तो अभी है नहीं, उनका डेथ हो गया कुछ 20-20 साल पहले की बात है। तो उनका जो डेथ हो गया और उसके बाद उनका जो सेल है आज भी लोग यूज करते हैं और बहुत कॉमन है, और उसका सब कल्चर करके यूज करते हैं। और हेला सेल लाइंस करके उस यूज करते हैं। भी हेनरिटा लैक्स के सेल लाइन को हेला सेल लाइंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों वेबसाइट आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है ना, और पीडीएफ ड्राइव, तो दोनों में आप लोग अकाउंट बना सकते हैं। ये लॉगिन पे जाके यहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। आपका जो चॉइस का बुक रहेगा उसको आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ आप लोग अपना नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी पे बना लीजिए। और ये हिंदी में भी अवेलेबल है। अच्छा, आप लोग कितने लोग हिंदी मीडियम से हैं? इंग्लिश मीडियम से कौन कौन है ये बताइए। सर मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। बस एक ही, 2 लोग, 3 लोग हैं? ठीक है ठीक है, बाकी लोग हिंदी मीडियम से हैं। यस तो सर। इसमें, हाँ ठीक है, तो ये दोनों वेबसाइट में एक पीडीएफ ड्राइव में तो मुश्किल है हिंदी में मिलना, लेकिन ये जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है उस पे हिंदी में मिलेगा। और अभी तो गवर्नमेंट ऐसा कर रही है नया शिक्षा नीति से कि मदर टंग में ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और ये जो चाह रही है कि इंजीनियरिंग के सिलेबस को भी हिंदी में बदल दे। अभी तक जो इंग्लिश में चलता है उसको, अब मुझे लगता है अगर ये शुरू होगा तो आईआईटी से ही शुरू होगा हिंदी में पढ़ना। तो सोचो इंजीनियर हिंदी में पढ़ रहा है, कितना अच्छा होगा। और इजी भी हो जाएगा। नहीं, लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है दूसरे लैंग्वेज पे बातें सीखना, क्योंकि कभी यूज नहीं किए होते हैं। और इसमें अगर आपको सिखाया जाए विज्ञान की तकनीकें तो ये समस्याप्रद होता है। ठीक है, ये हो गया ना इतना।
और चलिए हम लोग आज बायोइन्फॉर्मेटिक्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। हम्म, दिख रहा है पेज आपको, विजिबल है? यस सर। यस सर। तो चलिए, तो इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स आज शुरू करते हैं। वो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, इंटरनेट एंड वेब, ठीक है। यस सर। पूरा होने और खत्म होने में क्या अंतर है? वो चैप्टर आपका पूरा हो गया है ना, और ये दूसरा चैप्टर है। दूसरे चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। बाकी कल तो छुट्टी है, क्रिसमस है, इसके बाद सैटरडे को क्लास लेंगे, फिर मंडे मिलेंगे आपसे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है? तो यहाँ पर एक सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखा है एसेंशियल टूल फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज अ कंप्यूटर जस्ट लाइक अ माइक्रोस्कोप फॉर द बायोलॉजिकल साइंस। किसी को समझ आया? हेलो, आप लोग यस सर। बताइए, मेरी आवाज लेट से पहुंच रही है क्या आप लोगों को? अच्छा, तो मुझे आप लोग ऐसे लेट से बोलते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी आवाज आप लोगों को लेट से पहुंच रही है और सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर ठीक से सुनाई तो ठीक से दे रहे हैं ना? अच्छा, ओके ओके, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा जरूर ना, मतलब मैं जो पूछता हूँ उसको बताइएगा। थोड़ा सा लेट से भी हो तो चलेगा, क्योंकि ऐसा मोनोटोनस क्लास हो जाता है तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं कंप्यूटर के सामने सिर्फ बोल रहा हूँ, खुद से बात कर रहे हैं ऐसे करके। तो आप लोग के साइड से रिस्पॉन्स आता है तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, कि क्लास मोनोटोनस नहीं है, सही चल रहा है, बच्चे समझ रहे हैं करके, ठीक है। तो यहाँ पे वो फर्स्ट लाइन जो लिखा है उसका मतलब है कि बायोलॉजिकल साइंस के लिए जैसे माइक्रोस्कोप जरूरी है, वैसे ही बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए जो सबसे जरूरी टूल है वो क्या है? कंप्यूटर, ठीक। यस सर। तो हाँ, गुड। तो क्या है यहाँ पे, बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज अ न्यूली इमर्ज साइंटिफिक डिसिप्लिन फॉर द कंप्यूटेशनल एनालिसिस एंड स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। द वर्ड बायोइन्फॉर्मेटिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। तो यहाँ पे समझिए कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है। एक नया डिसिप्लिन है, एक नया फील्ड है जिसमें कंप्यूटेशनल एनालिसिस किया जाता है बायोलॉजिकल डाटा का। क्या मतलब? कंप्यूटेशनल एनालिसिस और स्टोरेज किया जाता है बायोलॉजिकल डाटा का। बायोलॉजिकल डाटा क्या क्या होता है? बायोलॉजिकल डाटा, हाँ, वगैरह वगैरह। तो इसमें जैसे कि अ, आपका अगर पीएच निकाल रहे हैं किसी भी चीज का, वो किसी भी सॉल्यूशन का पीएच निकाल रहे हैं, ब्लड का पीएच आप लोग निकाल रहे हैं, या फिर किसी के सलाइवा का पीएच निकाल रहे हैं, कोई भी बायोलॉजिकल थिंग्स का आप लोग कोई भी डाटा निकालते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, या फिर कुछ भी। तो या फिर उसके बाद अगर आप किसी बड़े ऑर्गेनिज्म पे जाते हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म को ही पकड़ लेते हैं, उसका अगर आप डीएनए सीक्वेंस निकालते हैं, प्रोटीन सीक्वेंस निकालते हैं, ठीक है। उसका जो डाटा कलेक्ट करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डाटा या फिर केमिकल का, आप लोग जो डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल डाटा। तो उसके स्टोरेज, कंप्यूटेशनल एनालिसिस। कंप्यूटेशनल एनालिसिस का मतलब है कि कंप्यूटर के द्वारा उसको एनालाइज करना और स्टोर करना कंप्यूटर में। तो बायो एक ऐसा फील्ड है बायो इन्फॉर्मेटिक्स जिसमें किसी भी बायोलॉजिकल डाटा को कंप्यूटर के मदद से एनालाइज किया जाता है और संग्रहित किया जाता है। इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, ठीक है।
तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स दो शब्दों के मेल से बना है, बायो और इन्फॉर्मेटिक। तो बायो मीन्स क्या होता है, बायोलॉजी है ना, जीव, जीव जगत। और इन्फॉर्मेटिक का मतलब होता है, एक फ्रेंच वर्ड है इन्फॉर्मेटिक, जिसका मतलब होता है डाटा का प्रोसेसिंग। ठीक है, तो डाटा के ऊपर कोई भी क्रिया करना, उसकी गणना करना, है ना, वो क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेटिक। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब क्या है कि जीवों के प्राप्त डाटाओं का, ठीक है, क्या करना, गणना करना या फिर उसके ऊपर क्रिया करना, क्या कहलाता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है। ठीक है, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, समझ रहे हैं, इंटरडिसिप्लिनरी। कल मैं आपको इंटर और इंट्रा में डिफरेंस समझाया था ना, याद है, इंटर और इंट्रा में मैं, यस सर। ठीक है, हाँ। तो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, इसका मतलब क्या है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। इसका मतलब है कि उसमें वो सिर्फ एक ही विषय का नहीं बना हुआ है, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट डिसिप्लिन्स इन्वॉल्व हुए हैं। जैसे कि बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो ये ये जो सारे डिसिप्लिन्स हैं वो मर्ज करके बायोलॉजिकल डाटा के मैनेज करते हैं और एनालाइज करते हैं। तो और कंप्यूटर, एडवांस कंप्यूटर टेक्निक की मदद से ये क्या कहलाता है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। यस सर। तो इसमें दो, हाँ ठीक है, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे इस मेन इंट्रोडक्शन तक, क्योंकि दूसरा चैप्टर हम लोग आपका थर्ड यूनिट स्टार्ट कर लिए हैं, समझिए। ठीक है, तो धीरे धीरे जा रहे हैं हम लोग, सेकंड यूनिट आपका पूरा हो गया, थर्ड यूनिट आपका आज स्टार्ट हो गया। तो दो चीज और समझिए, डाटा वेयर हाउस क्या होता है, वेयर हाउस क्या होता है, गोदाम, ठीक है। गोदाम जो होता है वेयर हाउस कहते हैं उसको अंग्रेजी में। तो वहां पर क्या किया जाता है, गोदाम में कहीं पर भी कोई गोदाम है तो उसको वहां पे संग्रहण किया जाता है किसी भी वस्तु का। तो डाटा वेयर हाउस क्या कहलाता है, जहां पर डाटा को इकट्ठा किया जाता है। और डाटा माइनिंग क्या कहलाता है, माइनिंग का मतलब होता है कि किसी भी जो डाटा है हमारे पास वेयर हाउस में, उसकी स्टडी करना, ठीक है, और एक नया डाटा जनरेट करना, जो पहले से उपलब्ध जो डाटा है उसके बारे में स्टडी करना, क्या कहलाता है, डाटा माइनिंग। ठीक है, तो 2 बजे हम लोग की फिर से क्लास है आज, और नहीं है सर क्लास। तो मैं आगे पढ़ाऊं। यस सर। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए, bioinformatics is the science concerned with the development and application of computer hardware and software to the acquisition, storage, analysis and visualization of biological information। किसी को समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, मैं समझाता हूँ क्या होता है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स विज्ञान का वह भाग है, ठीक है, वह रूप है जिसमें कि किसी भी कंप्यूटर की मदद से बायोलॉजिकल डाटा का, ठीक है, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का पहले तो प्रोग्राम बनाया जाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जाता है, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जो कि, और हार्डवेयर बनाए जाते हैं जो किसी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को के इक्विजिशन, इक्विजिशन मतलब ऑब्टेन करना, उसको निकालना, स्टोरेज, एनालाइज करना और उसको विजुअलाइज करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एक्चुअली किया क्या जाता है, किसी भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को के एक्विजिशन, स्टोरेज, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का यूज किया जाता है। इतना क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो ये लाइट में कब आया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब लोग यूज कर रहे थे, तो ये बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय रहा।
बायोइन्फॉर्मेटिक्स पे लोग और काम कर सकते हैं करके, ठीक है। तो ये फिर लोगों के संपर्क में आया, तो इस पे काम करना शुरू किए, ठीक है। तो अभी हमारे पास पढ़ने के लिए और है, लेकिन पढ़ेंगे धीरे धीरे, क्योंकि ये आप लोग के लिए, आप लोग पहले से सुने हैं तो ज्यादा समस्या नहीं होगा, लेकिन फिर ज्यादा एक ही बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, क्योंकि फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता है और समझने में समस्या होती है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही समाप्त Okay, sir. करें। Yes, sir. Yes, sir.